एक सवाल है जो अक्सर परेशान करता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर अमेरिका, आखिर ईरान के साथ एक लंबे सीधे टकराव में पड़ने से इतना क्यों हिचकिचाता है? ये एक बड़ी पहेली है और इसके पीछे की कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो सवाल वही है, आखिर इतनी बड़ी महाशक्ति एक सीधी और लंबी लड़ाई से बच क्यों रही है? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे और ये सारी जानकारी सीधे स्रोत से आ रही है। और इस पूरी पहेली का जवाब जानते हैं किसमें छिपा है? सिर्फ एक नंबर में। वो नंबर है 60। अब ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। स्रोत की माने तो यही वो एक गुप्त सीमा है जो अमेरिका के हाथ बांधे हुए है। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हम बात करने वाले हैं 60 दिन की युद्ध घड़ी की। यह अमेरिका का एक बहुत जरूरी अंदरूनी नियम है जो उनकी मिलिट्री के एक्शन को कंट्रोल करता है, और यही इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो ये 60 दिन का नियम आखिर है क्या? देखिए, स्रोत के हिसाब से ये एक संवैधानिक सीमा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी सैन्य अभियान को 60 दिनों से ज्यादा जारी नहीं रख सकते, जब तक कि उन्हें कांग्रेस से इसकी मंजूरी न मिल जाए। मतलब वो अपनी मर्जी से हमेशा के लिए युद्ध नहीं छेड़ सकते। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले राष्ट्रपति मिलिट्री एक्शन शुरू करते हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, उसी पल से 60 दिन की उल्टी गिनती, एक तरह की घड़ी, शुरू हो जाती है। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अगर इस मिशन को आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस को बाकायदा इसकी मंजूरी देनी ही होगी। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक किताबी नियम नहीं है, बल्कि एक असल चुनौती है। स्रोत का दावा है कि उस वक्त 45 दिन तो पहले ही बीत चुके थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि स्वतंत्र कार्रवाई के लिए सिर्फ 15 दिन बचे थे। घड़ी टिक टिक कर रही थी। तो ये सिर्फ कोई टाइम लिमिट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक शाह और मात का खेल है। स्रोत का विश्लेषण कहता है कि यही वो असली बाधा है जो अमेरिका को रोक रही थी। स्रोत उस समय के राजनीतिक माहौल पर एक बहुत ही सीधी और बेबाक टिप्पणी करता है। वो बताता है कि राजनीतिक खींचतान इतनी ज्यादा थी कि किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए मंजूरी मिलना लगभग नामुमकिन था। स्रोत इसे अपने शब्दों में कुछ यूं कहता है: ट्रंपा पागल, इकरा कोई अनुमति देने वाला नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए हमें अमेरिकी राजनीति के काम करने का तरीका समझना होगा। कई देशों में क्या होता है, पार्टी लाइन वोटिंग होती है, यानी सदस्य अपनी पार्टी के फैसले के साथ ही वोट करते हैं। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां सदस्य अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ भी वोट कर सकते हैं, और यही बात युद्ध के लिए मंजूरी हासिल करने को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। स्रोत के मुताबिक ये जो जाल है, ये सिर्फ अमेरिका की अंदरूनी राजनीति तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कहीं आगे एक वैश्विक स्तर पर खेले जाने वाले प्रभाव का खेल है। स्रोत कुछ बहुत ही गंभीर रणनीतियों का जिक्र करता है, जिनके जरिए उसके अनुसार ताकतवर लोगों और देशों को प्रभावित और कंट्रोल किया जाता है। इसमें शामिल हैं बड़े पैमाने पर पैसों का प्रभाव, निजी रिश्तों और ब्लैकमेल का इस्तेमाल, जिसे हनी ट्रैप भी कहते हैं। और स्रोत इसके उदाहरण के तौर पर एप्स्टीन फाइल और इमरान खान के मामले का जिक्र करता है। स्रोत एक बहुत लंबी योजना के बारे में बताता है, जो उसके हिसाब से कुछ इस तरह काम करती है। पहला कदम, विदेश में पढ़ाई कर रहे प्रभावशाली लोगों के बच्चों को टारगेट करना। दूसरा, एक एजेंट जो एक रोमांटिक पार्टनर होने का नाटक करता है, वो उनसे रिश्ता बनाता है। तीसरा, फिर ब्लैकमेल या शादी के जरिए उन पर कंट्रोल हासिल किया जाता है। और आखिर में चौथा कदम, उसी देश की राजनीति को अंदर से ही प्रभावित करना। अब हम आते हैं स्रोत के सबसे नाटकीय सबूत पर, एक सीधा मिलिट्री टकराव जो उनके हिसाब से ये साबित करता है कि अमेरिका असल में कितना मजबूर है। एक ऐसी घटना जहां अमेरिका सचमुच समुद्र में फंसा हुआ नजर आया। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक अमेरिकी युद्धपोत अरब सागर से होते हुए ईरान के तट की तरफ बढ़ रहा है। माहौल में जबरदस्त तनाव है। और तभी स्रोत के मुताबिक एक ईरानी कमांडर की तरफ से एक जबरदस्त चेतावनी आती है। कथित तौर पर वो कमांडर एक महिला थी और उन्होंने कहा, हिंद महासागर में वापस जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। तुम्हारे पास 40 मिनट हैं। ये ईरानी कमांडर के आत्मविश्वास को दिखाता है। तो इस टकराव का अंजाम क्या हुआ? स्रोत का जवाब एकदम सीधा और चौंकाने वाला है। अमेरिकी युद्धपोत वापस मुड़ गया। स्रोत इसे अपने पूरे सिद्धांत की आखिरी पुष्टि के तौर पर पेश करता है।
तो ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना में है, या फिर उसकी राजनीतिक एकता में और बाहरी असर से आज़ाद रहने की काबिलियत में? आज की इस उलझी हुई दुनिया में किसी भी देश की असली शक्ति को आखिर क्या चीज़ परिभाषित करती है?